हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रिलेटेड है स्टैटिक जीके, जनरल साइंस और यूपी जीके से। और आगे आने वाले जो हमारे एग्जाम्स हैं, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, एमटीएस एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम और साथ ही साथ यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और डेली बेसिस पर हम 12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखिए, बात करें अगर हम भारतीय संविधान की, तो कई सारी चीज़ें हमने बाहर के संविधान से ली, अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग कॉन्सेप्ट लिए जो हमने संविधान का निर्माण किया। तो इसी में एक स्रोत से रिलेटेड, यानी जो संविधान के स्रोत हैं उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। तो उसका सही आंसर है आयरलैंड। उसके अलावा बात करें अगर हम जर्मनी की, तो जर्मनी के संविधान से हमने लिए थे आपातकाल के नियम। तो जो भी आपातकाल की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, वो ली गई हैं जर्मनी के संविधान से। और उसके अलावा बात करें अगर हम दक्षिण अफ्रीका की, तो यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर इसी देश के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल 368 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत ही हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, संविधान की जो मूल धारणा है वो यहाँ पर नहीं बदलनी चाहिए, यानी जो उसकी प्रस्तावना है उससे छेड़छाड़ ना किया जाए। उसके अलावा संविधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और ये जो संविधान संशोधन का प्रावधान है लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके अलावा सोवियत संघ, जो कि वर्तमान का रूस है, क्योंकि सोवियत संघ 1991 में टूटकर अलग अलग देशों में बंट गया। और सोवियत संघ से हमने लिए थे क्या, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए थे संविधान में सोवियत संघ से। और कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था को लिया था। तो जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो हमने ली है कनाडा के संविधान से। तो ये संविधान के स्रोत हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रा अ प्ले इन वन एक्ट नामक ये जो बुक है नॉवल से किसके द्वारा लिखित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही ये लिखी गई ये बुक चित्रा अ प्ले इन वन एक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड, किसी द्रव्य के कुछ अभिलक्षणों जैसे घनत्व या अपेक्षिक घनत्व के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अलग अलग चीज़ों के मापन के लिए हम अलग अलग जो भी हमारे उपकरण हैं उनका यहाँ पर यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। और यहीं पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो घनत्व है या जो अपेक्षिक घनत्व है उसके मापन के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये बन जाता है जब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, यानी ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए जाते हैं, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। देखिए, एल्किलीमीटर का कोई संबंध यहाँ पर है नहीं, और लैक्टोमीटर से भी यहाँ पर लैक्टोमीटर का कोई संबंध नहीं है घनत्व से रिलेटेड। अब दो यहाँ पर हमारे टर्म बचते हैं, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो इंग्लिश में भी हम इन्हें लिख लेते हैं हाइड्रोमीटर, उसके अलावा हाइग्रोमीटर। देखिए, डी और जी का केवल अंतर है और पूरी मीनिंग सेम है यहाँ पर, और दोनों अलग अलग चीज़ों को मापने के यंत्र हैं। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, बात आए घनत्व की तो वहाँ पर हमारा सही होगा हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं आर्द्रता। तो ये है हमारा आर्द्रता मापी, यानी आर्द्रता मापने का जो यंत्र है उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर, और जो घनत्व मापने का यंत्र है उसे हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। अब एक छोटी सी ट्रिक हम आपको बताएं जिससे आपको हमेशा याद रहे जब भी ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिले। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें घनत्व की, तो घनत्व इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, और घनत्व को हम डी से डिनोट करते हैं। तो जब भी बात आए घनत्व की तो आपको वो ऑप्शन सही करना है जिसमें डी है। तो यहाँ पर घनत्व, डेंसिटी मीन्स घनत्व, और हाइड्रो यानी हाइड्रोमीटर मीन्स घनत्व नापने का यंत्र, घनत्व को मापने का यंत्र। तो इस ट्रिक से आप हमेशा याद रख सकते हैं, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और बात आए आर्द्रता की तो वहाँ पर हाइग्रोमीटर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में से निकलने वाली सिंधु नदी भारतीय क्षेत्र में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है। तो देखिए, तिब्बत से निकलती है सिंधु रिवर, और ये पाकिस्तान में फिर चली जाती है। और इसी के रिगार्डिंग जो सिंधु जल समझौता है किया गया था 1960 में, जिससे कि पाकिस्तान को भी जल मिलता रहे। और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सिंधु नदी है वो भारतीय क्षेत्र में किस राज्य या
यूनियन टेरिटरीज में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है लद्दाख, क्योंकि लद्दाख ही उस तरफ पड़ता है तिब्बत की ओर, और वहाँ से वैसे तो तिब्बत की सीमा कई सारे राज्यों से मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो सिंधु नदी है ये आपकी यानी ऊपर वाले भाग ही, भारत के उत्तरी भाग से ही यहाँ पर प्रवेश करती है भारत में। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण में जीवाणुओं को किस जगत में शामिल किया गया, यानी जो बैक्टीरिया थे उनको किस जगत के अंतर्गत रखा गया। और बात करें अगर हम 5 जगत वर्गीकरण की, तो एक क्वेश्चन हमने किया था पिछली क्लासेस में, जो भी हमने पिछली क्लासेस पढ़ी थी वहाँ पर हमने आपको एक और क्वेश्चन बताया था कि जो 5 जगत वर्गीकरण है ये किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी किसने किया था। तो यहाँ पर नाम है व्हिटेकर। तो व्हिटेकर के द्वारा ही 5 जगत वर्गीकरण किया गया था और 5 भागों में बांटा गया था। 4 आपके सामने दिए हुए हैं, प्रोटेस्टा, मोनेरा, प्लांटी और कवक। तो यहाँ पर बात करें अगर हम जीवाणुओं की, तो इनको रखा गया है मोनेरा जगत में। तो मोनेरा जगत में ही बैक्टीरिया जो हैं, जीवाणु हैं, उनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुझे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, मुझे अपने विकास के दौरान उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपसे बेसिकली ये पहेली टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया और एज इट इज पूछा गया है एसएससी सिलेक्शन फेज एग्जाम में। तो यहाँ पर एक पहेली टाइप है लेकिन क्वेश्चन ही है, आप उसे क्वेश्चन ही समझें। मुझे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो मुझे अपने विकास के दौरान उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, मैं कौन हूँ, यानी किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जूट, और जूट की खेती के लिए ही उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और जूट ही गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर 1882 यानी 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, यानी कौन उस समय यहाँ पर वायसराय गवर्नर जनरल हुआ करता था 1882 में, जिसने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। और लॉर्ड रिपन एक अच्छे हम शासक कहेंगे, शासक नहीं बेसिकली वायसराय थे भारत के। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन, इन्होंने काफ़ी यानी भारतीयों की भलाई के लिए काफ़ी कार्य किए। उसके अलावा जो स्थानीय सुशासन का जनक, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जो स्थानीय सुशासन है उसका जनक किसे माना जाता है, तो ये भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और 1882 में ही इन्होंने स्थानीय सुशासन की स्थापना की थी, यानी स्थानीय सुशासन होना चाहिए, यानी नागरिकों का खुद का ही शासन होना चाहिए, ये लॉर्ड रिपन ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा बाग है जिसे टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन कहा जाता, यानी ग्रीष्मकालीन महल कहा जाता है। तो शालीमार बाग जम्मू कश्मीर से कोई इनका रिलेशन है नहीं, बेसिकली ये मैसूर क्षेत्र के ही शासक रहे टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर, दरिया दौलत बाग। तो दरिया दौलत जो बाग है उसे ही टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या से स्वतंत्रता के बाद से इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में तीव्रतम गिरावट दर्ज की गई। तो अगर हम बात करें, जो भी हर एक दशक में ही भारत की जो जनगणना है वो की जाती है, क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, अब 2021 में होनी थी, बट ड्यू टू कोविड-19 ये हो नहीं सकी। लेकिन अगर हम बात करें तो 10 साल में ही जनगणना की जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा दशक रहा जहाँ पर जो दशकीय वृद्धि है, यानी जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही थी उसमें गिरावट दर्ज की गई। तो ये हमारा जो दशक था वो था 2001 से 2011 के बीच में। तो 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो उसमें तीव्रतम गिरावट देखने को मिली, क्योंकि लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं जनसंख्या के प्रति। क्योंकि अगर हम पहले की देखें, पहले के समय के बारे में देखें, तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी, बट अब कुछ नए नियम भी लाए जा रहे हैं, साथ ही साथ लोग भी अवेयर हो रहे हैं कि हमको जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 2001 से 2011। अगला क्वेश्चन है, भारत में ड्रीम महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए कई सारे फेस्टिवल्स हम पढ़ते हैं अलग अलग राज्यों में, और बात करें अगर हम नागालैंड की, तो फेमस फेस्टिवल आता है हार्नबिल फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है नागालैंड में। लेकिन यहाँ पर सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में ड्रीम महोत्सव मनाया जाता है। और असम में जो बिहू है, बिहू त्यौहार असम का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है।
तो यूपी जीके के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश का एक स्थान है मलिहाबाद, और ये किसके लिए फेमस है? पीला खरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी, सूती चिकन या दशहरी आम? तो इसका सही आंसर होगा दशहरी आम। और यूपी लेखपाल में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और आगे भी आपका एग्जाम होने वाला है 19 जून को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम बेसिकली आपको करा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वाराणसी को निम्न में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो निम्न में कौन ऐसा शासक था जिसने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा काला अशोक। तो काला अशोक ने ही वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, दूसरी राजधानी बनाया। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे, और इनसे रिलेटेड जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अवेलेबल करा दी गई है। वहाँ से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन फिर यहाँ से आप आंसर्स को मैच कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो देखिए, अब हम जो आगे आने वाली सीरीज में, यानी इसी सीरीज में आगे के जो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट ही अभी SSC CGL का जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो अब वो क्वेश्चन भी हम, यानी वैसे तो 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं और 21 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है। तो देखिए कुछ जो टॉप क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर अपनी क्लास में इंक्लूड करेंगे। तो ये बेसिकली हो जाएंगे हमारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, क्योंकि अभी ही पूछे गए हैं। तो आगे आने वाले जो CHSL एग्जाम है, MTS एग्जाम है, तो इनमें क्योंकि SSC के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम है CHSL और MTS, तो इसमें भी इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के। वैसे तो हम ये भी जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो भी लेटेस्ट पैटर्न के हैं, क्योंकि अभी फरवरी में ही सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ था और उसी के ये क्वेश्चन हम आपको कराते आ रहे हैं। और उसके अलावा अब हम, क्योंकि वो आंसर की भी आ चुकी है तो वो क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो हम उनको ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। और उनमें से 25 में से कुछ जो टॉप क्वेश्चन होंगे वो हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी क्लास में। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।